गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत जो थर्ड यूनिट थी आपकी कार्य, शक्ति और ऊर्जा। उसके अंतर्गत हमने कार्य के कंसेप्ट को समझा। इसके बाद घर्षण बल यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रैक्शंस और गतिक फ्रैक्शंस, यानी कि इस कंसेप्ट को समझा। इसके बाद इसी के आधार पर पूरा चैप्टर्स है। आज उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे समतल पृष्ठ पर किया गया कार्य या झुके हुए पृष्ठ पर किया गया कार्य, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी यानी कि जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसके बाद पावर, यानी इन सब कंसेप्ट को आज कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला टॉपिक समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर किया गया कार्य। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घर्षण रहित, घर्षण रहित। ठीक है, समतल पृष्ठ पर किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस। देखिए ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। इससे पहले हमने देखा था हमने, देखिए चलिए, ये कोई समतल है, कोई यानी कि इस पर कोई घर्षण नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन बल नहीं कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस पे हम यानी कि कोई एक वस्तु रख देता हूँ मैं, ठीक है, कोई यानी कि ये कोई समतल पृष्ठ है, इस पर कोई घर्षण नहीं कार्य कर रहा है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब वस्तु रखी हुई है और ये है अभी कैसी, विराम अवस्था में। कैसी, विराम अवस्था में। ठीक है, तो विराम अवस्था में है, तो इस पर अभी विराम अवस्था बना रहने दो। लेकिन जब इस पर कोई फोर्स लगाता हूँ, जब इस पर कोई बल लगाता हूँ, तो यह कुछ दूरी तय करती है और इसकी पोजीशन ये हो जाती है ना, इसकी पोजीशन यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी यानी विस्थापित दूरी क्या है, एस है। ठीक है, विस्थापित दूरी ए है। और पहले आपका क्या था, यदि पहले विरामावस्था में है, अब इस पर मैंने फोर्स लगा रहा हूँ। बेटा क्या लगा रहा हूँ, माना फोर्स लगा रहा हूँ, और आपका ये समतल देखिए पृष्ठ तो यही है आपका, और ये पृष्ठ के साथ थीटा एंगल बनाता है। क्या एंगल बनाता है बेटा, थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, जो फोर्स लगता है एफ, वो इस पृष्ठ पे के सापेक्ष कैसा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। क्या एंगल बनाता है, थीटा कोण बनाता है। देखिए जब इस पे कोई फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये पृष्ठ तो आपका ही है ना, इसी की पहला तो है, तो ये पृष्ठ समतल पृष्ठ के सापेक्ष थीटा एंगल बनाता है। कैसा एंगल बनाता है, थीटा एंगल। ठीक है, अब आप जानते हो कि एफ फोर्स यानी एफ बल है, इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, देखिए यहां पूरा ये तो पृष्ठ है आपका। अब जब मूवमेंट स्थिति में था, तो इसके बाद इस पे एंगल तो वही थीटा आपका बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, दो कंपोनेंट डिवाइड किए मैंने इसको, माना एक एफ वाई मान लिया, और ये तो एफ है ही आपका, और इसको एफ एक्स मान लिया। क्या मान लिया बेटा, एफ एक्स। ठीक है, समझ में आ गया इतना, समझ में आ गया बेटा। अब देखिए, अब एफ वाई और एफ एक्स, अब देखिए समतल पृष्ठ पर यानी कि इसके सापेक्ष बल की दिशा में कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, बल की दिशा में जिस पर फोर्स यानी बल लगा रहे हैं उस दिशा में कौन सा एंगल कार्य करेगा, एफ कॉस थीटा।
कौन सा कार्य करेगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, जानते हो ना आप कि मैंने एक पहले आपने गुटका यानी कोई वस्तु ली, वस्तु पे फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। अब जो जिस समतल पृष्ठ के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कैसा बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो जो फोर्स है थीटा एंगल बना रहा है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। दो कंपोनेंट में यानी इस यहाँ से भी ले सकता हूँ इसको एफ एक्स एफ वाई और दूसरा समतल एफ एक्स। ठीक है, क्या ले सकता हूँ, एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, अब लेकिन इसको ऐसे लिख लो या एफ एक्स यहाँ लिख लीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन वैल्यू वही है एफ एक्स एफ कॉस थीटा और जे अलग। लेकिन जब मूवमेंट स्थिति में है यानी बल की दिशा में, यानी कि बल की दिशा में एंगल कौन सा बनना है, एफ कॉस थीटा। यानी बल की दिशा में जो बल लग रहा है वो थीटा कौन बनाता हुआ, कौन सा थीटा बना रहा है, एफ कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया बेटा, आप जानते हो बल इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, एफ इंटू एस। ठीक है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब बल बेटा कौन सा है, एफ कॉस थीटा। क्या है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, इंटू एस। तो डब्ल्यू बराबर क्या निकल के आ गया बेटा, एफ एस कॉस थीटा। समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब देखिए, अब डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, यही तो है आपका। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा है, तो ये थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो डब्ल्यू बराबर बेटा क्या हो गया है, एफ एस इंटू 1। तो डब्ल्यू बराबर क्या निकल के आया, एफ एस। क्या निकल के आया, एफ एस। ठीक है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, क्या बेटा 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एफ एस इंटू 0, तो डब्ल्यू बराबर बेटा क्या हो गया, 0। कितना हो गया, यानी कुल कार्य बल कितना होगा बेटा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लूँ, क्या ले लूँ, 180 डिग्री। आपने थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिया, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया बेटा, एफ एस कॉस 180। क्या हो गया, 180 डिग्री। तो कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। एफ एस कॉस 180 -1, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, माइनस के एफ एस। यानी कि जो वर्क डन है आपका वो क्या होगा बेटा, माइनस में होगा। कैसे होगा, माइनस में। अब इफ कंडीशन तो यही है बेटा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, इफ डिस्प्लेसमेंट 0 है, एस बराबर 0 है, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है, 0 है, तो विस्थापन मैंने 0 ले लिया, तो डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा और ये 0, तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो डब्ल्यू बराबर बेटा क्या आ गया, 0। तो समतल पृष्ठ पर किए गए कार्य की कंडीशंस मैंने बता दी, क्या क्या कार्य कब होगा, है ना, 0 कब होगा, ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है झुके हुए चिकने पृष्ठ पर किया गया कार्य। ठीक है, ठीक है, अब देखिए वैसे समतल पृष्ठ एक आपका यही होना चाहिए ना, यही समतल पृष्ठ होना चाहिए, लेकिन ये झुका कितना है, थीटा डिग्री। ठीक है, थीटा डिग्री। ठीक है, अब कोई भी वस्तु ये रखी हुई है आपकी, क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। अब वस्तु का भार क्या होगा, वस्तु का भार कैसा होगा बेटा, नीचे की ओर होगा। कैसे होगा,
नीचे की ओर, ठीक है। अब माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, वो क्या होगा, किसी चिकने पृष्ठ, झुके हुए पृष्ठ पर रखी हुई है, कैसी रखी हुई है, ठीक है। अब इसको ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है, इसको ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है, कहाँ से, ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है, तो इस पर F बल कार्य करता है, ऊपर की ओर कैसा बल कार्य करता है, F बल कार्य करता है, ठीक है। अब यदि इसकी हाइट, आप यहीं तक खींच लेना क्योंकि मैंने यहीं तक खींची, ठीक है। यदि इसकी हाइट h है, क्या बेटा, इसकी ऊंचाई क्या है, हाइट h है। अब मैंने आपको बताया प्रतिक्रिया बल भी कार्य करेगा ना इस पे, प्रतिक्रिया बल आपका R कार्य करता है, ठीक है, इसकी पहले ठीक ऊपर की ओर कार्य करता है, ये तो जानते हो। लेकिन mg जो भार है आपका, वस्तु का भार है, वो नीचे की ओर कार्य करता है। भार को भी दो घटकों में डिवाइड कर लेते हैं हम। एक भार कैसा होता है, एक होता है क्षैतिज घटक होगा, इसको बोलते हैं mg साइन थीटा, और दूसरा घटक कौन सा होगा बेटा, एक होगा mg cos थीटा। क्या होगा, mg जे आपका mg cos थीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना बनेगा बेटा, थीटा डिग्री, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। तो ये देखिए F बराबर क्या होता है बेटा, F बराबर क्या होता है, mg साइन थीटा। देखिए F इक्वल टू किसके बराबर है, mg साइन थीटा, ठीक है। F बराबर है mg साइन थीटा। और डिस्टेंस कितनी बेटा, s दूरी जो है आपकी, ABC ले लो, मान लेता हूं इसको ABC, ठीक है। अब ABC मैंने मान लिया है, ठीक है। तो फिर अब ये देखिए, तो W वाला क्या होता है बेटा, W वाला होता है F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F कितना है बेटा, रख दो वैल्यू mg साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, साइन थीटा इंटू h, कितनी बेटा, h, ठीक है। तो ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, W बराबर mg साइन थीटा इंटू h। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जिसकी हाइट है, ठीक है। लेकिन अब W बराबर F इंटू एस है ना, W बराबर क्या बेटा, F इंटू एस, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी कि मैं इसको B से A की ओर ले जा रहा हूँ बेटा, B से A की ओर, ठीक है। ये तो एक्चुअली हाइट है, ठीक है, B से A की ओर ले जा रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, BA, क्या होगा बेटा, B। तो mg साइन थीटा, तो W बराबर F क्या, mg साइन थीटा इंटू BA, ठीक है बेटा। तो mg साइन थीटा और इंटू BA आपका, ठीक है। अब mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा की बराबर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो फिर लंब कितना हो गया, AC लिख लो, अपॉन कर्ण कितना हो गया, AB लिख लो या BA लिख लीजिए, और BA आपका है ही, ठीक है। तो mg AC, अब B से B कैंसिल कर दीजिए, mg AC कितना है बेटा, h, कितना है, h। तो W बराबर क्या हो गया है, mgh, ठीक है। यानी कि W बराबर एक्चुअली क्या था, जे हाइट थी आपकी, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो आपका यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाना ना, बिंदु B से लेकर A तक ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सा है, दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि माना कोई पिंड है किसी झुके हुए पृष्ठ पर रखा हुआ है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है। क्या है, द्रव्यमान m है। इसको बिंदु B से A की ओर ले जाया जा रहा है। कहाँ, बिंदु B से A की ओर ले जाया जा रहा है। और
इसका भार नीचे की ओर mg कार्य करता है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल r कार्य करता है। ठीक है, इसको जब इस पे ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है तो F बल कार्य करता है, और ये दो घटकों में डिवाइड हो जाता है, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल, यानी कि लंबवत घटक mg cos थीटा, क्षैतिज घटक mg sin थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। तो लेकिन जे इसके पैरेलल कार्य कर रहा है mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा इसके पैरेलल कार्य कर रहा है, और mg cos थीटा ये आपका। ठीक है, तो इसके F बराबर mg sin थीटा है। क्या है? mg sin थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका शक्ति। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं पावर। शक्ति बराबर बेटा क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, तो कार्य को क्या लिख सकते हैं? W। ठीक है, और इसको T, शक्ति को P। P बराबर W/T। तो सिंपल सी डेफिनेशन, कार्य बटे समय। तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर, याद रखिए, कार्य करने की दर उसकी शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य करने की दर उसकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु लिख लो, किसी वस्तु के कार्य करने की दर उसकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी मात्रक क्या हो गया शक्ति का? जूल हो गया वर्ग का, और टाइम का सेकंड हो गया, जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो गया। इसको हम यूनिट इसका वाट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? वाट। ठीक है, समझ में आ गया? वाट भी इसका यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकली जो यूनिट बोलते हैं हम, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकल देखते हैं ना, प्रैक्टिकली यानी प्रैक्टिकली इसकी यूनिट हम हाउस पावर ही बोलते हैं। हॉर्स पावर है ना, पावर। अक्सर कहते हैं ना कितने हॉर्स पावर का है, कि मोटर कितने हॉर्स पावर की है, अक्सर कहते हैं ना हम लोग। ठीक है, कितने हॉर्स पावर की। अब देखिए इसकी डायमेंशन निकालिए शक्ति की। एम डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल स्क्वायर टी -2। टी नीचे है, टी कैंसिल कर दो, तो एम एल स्क्वायर टी -3 इसकी डायमेंशन हो गई। क्या हो गई? डायमेंशन हो गई। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है बेटा? बल इंटू विस्थापन। बल की क्या होती है? ml t -2। ठीक है, और विस्थापन की l, तो ml स्क्वायर t -2 हो गया, और t नीचे है, t ऊपर गया, -3 हो गया, बाकी यही। ठीक है, ये आपकी डायमेंशन। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पावर है, शक्ति है, वो कैसी क्वांटिटी है? यह स्केलर यानी कि अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है, और एक हॉर्स पावर बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर, हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम लोग। अब सिंपल सी है, देख जो पावर में क्या था? P बराबर W/T। ठीक है, अब कार्य किसी, अब इसमें क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, यानी कि उसके कार्य करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया?
तो देखिए ऊर्जा हो गया, अब देखिए तो यानी कि एनर्जी क्या हो गई एक तरह से कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन, यानी कार्य करने की क्षमता, यानी एनर्जी किसी की भी वर्क के बराबर होती है। किसके बराबर? वर्क के बराबर, कार्य के बराबर। अब एनर्जी तो कई प्रकार की होती है, आपने देखा नाभिकीय ऊर्जा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कई एनर्जी। अब आपको स्टडी कौन सी करनी है? मोस्टली जो स्टडी करनी है आपको मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी में भी यानी कि दो मुख्य एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी कॉम्बिनेशंस होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी इसके अंतर्गत हम दो एनर्जी की स्टडी करेंगे, ठीक है, एक गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए गतिज ऊर्जा, देखिए सिंपल से देख लीजिए, वह ऊर्जा जो किसी भी पिंड की गति के कारण उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि किसी भी पिंड के मूवमेंट्स के कारण, यानी कि गति के कारण जो उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब सपोज गति का तृतीय नियम, माना कोई पिंड विराम अवस्था में है। कैसा? विराम अवस्था में है, ठीक है। माना कोई पिंड m द्रव्यमान का पिंड, लिख लो, माना कोई m द्रव्यमान का पिंड विराम अवस्था में है। क्या है? विराम अवस्था में है, ठीक है। जब इस पर F बल लगाया जाता है, क्या बल लगाता है? F बल लगाया जाता है, ठीक है। तो इसकी t समय पश्चात या t सेकंड पश्चात उसका जो चाल है v हो जाती है। इस वक्त उसकी चाल क्या हो जाती है? v हो जाती है, ठीक है। लिख लो बेटा, माना कोई पिंड m द्रव्यमान का पिंड जो कि विराम अवस्था में है, जिस पर F बल लगाया जाता है, तो 30 सेकंड पश्चात उसकी गति v हो जाती है, ठीक है। तो गति का तृतीय इक्वेशन जानते हो? बी नोटेड, हम जानते हैं गति का तृतीय इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन गति का है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, यही तो है बेटा। तो आप जानते हो, इधर इसको ले लो, u b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब तुम जानते हो प्रारंभ में u कितना था बेटा? प्रारंभ में क्या था? u 0 था। कैसा था? विराम अवस्था में थी। कैसी थी? विराम अवस्था, बैठा रुका हुआ था। तो u 0 कर दीजिए, b स्क्वायर माइनस 0 बराबर 2as, ठीक है। तो b स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2as, ठीक है। क्या हो गया? b स्क्वायर बराबर हो गया 2as, ठीक है। इतना आ गया बेटा, b स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। अब w बराबर क्या होता है बेटा? और इधर एक a बराबर निकाल लीजिए आप, b स्क्वायर अपॉन 2a, क्या हो गया? b स्क्वायर, सॉरी
ए बराबर हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2s, क्या हो गया बेटा डी। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन एस। तो एफ बराबर क्या होता है एम ए, और एस ए हो गया। तो देखिए एम ए की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, ठीक है। एस से एस कैंसिल करो, 1/2 एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गई 1/2 एम बी स्क्वायर, क्या हो गई बेटा 1/2 एम बी स्क्वायर। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो देखिए आपने देखा पिस्टल चलाते हैं, पिस्टल चलाते हैं हम लोग, तो पिस्टल में क्या गोली जो भागती है किसके कारण भाग रही है, यानी कि किसके कारण, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के कारण। आपने देखा हवा चल रही है, मूवमेंट्स ऑफ द एयर, ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का। आपने कहा पानी में फ्लो हो रहा है, किसके कारण हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के कारण हो रहा है। विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसके कारण हो रही है काइनेटिक एनर्जी के कारण, किसके कारण काइनेटिक एनर्जी के कारण, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। आपने देखा है यानी कि वह एनर्जी जो किसी वस्तु की स्थिति के कारण, बेटा 1 मिनट चल रहा बेटा, है ना, चलिए चलता हूँ। देखिए स्थितिज ऊर्जा यानी कि वह ऊर्जा जो किसी पिंड की स्थिति के कारण यानी उसकी पोजीशन के कारण उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे आपने देखा बांध यानी डैम जो होते हैं, डैम वहाँ पानी स्टोर बना रहता है। वो क्यों बना जाता है, क्योंकि वहाँ उसके वाटर की क्या पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति यानी उसकी पोजीशन के कारण वहाँ एनर्जी होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो है क्या पोजीशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो डैम में जो पानी स्टोर होता है उसका मुख्य कारण वही है पोटेंशियल एनर्जी। इसके अतिरिक्त आपने देखा स्प्रिंग में स्प्रिंग को खींचते हैं तो वहाँ भी एक एनर्जी स्टोर रहती है, कौन सी होती है पोजीशन एनर्जी होती है, ठीक है। आपने घड़ी में भी देखते हैं हम लोग, सुई होती है जो मूवमेंट करती है तो उसमें भी एक पोजीशन एनर्जी होती है। चलिए अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी। अब यानी कि अब सपोज ये कोई समतल है, ठीक है, समतल पे कोई वस्तु रखी हुई है ना, जिसका द्रव्यमान m है। समतल पे कोई वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान m है। इसको हाइट इतनी कि इस पोजीशन में यानी h ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है नहीं, और एक पॉइंट है आपको ए, ठीक है। माना कोई वस्तु जो कि समतल पर रखी हुई है, किसी पृष्ठ पर रखी हुई है, यानी कि और इसको ऊपर ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है, ऊपर ले जाया जा रहा है, ठीक है। जो ऊपर ले जाया जाएगा तो आप जानते हो कि W बराबर क्या होता है बेटा Fs होता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप सिंपल से क्या लिखोगे, माना कोई m द्रव्यमान का पिंड है जो किसी पृष्ठ पर रखा हुआ है या जमीन पर रखा हुआ है, इसको जमीन से h ऊंचाई पर लेके जाया जा रहा है, ठीक है। जब h ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं तो किया गया क्या है, W बराबर क्या होता है बेटा F इंटू एस, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स अब F बराबर क्या हो गया बेटा, जब ग्रेविटी की बात हो, गुरुत्व की बात हो रही है तो F बराबर क्या होगा mg होगा, ठीक है। और s की जगह क्या है, हाइट क्या है h, तो W बराबर क्या है बेटा mgh, ठीक है। तो W बराबर यानी एनर्जी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगा W बराबर mgh, अर्थात आपकी पोटेंशियल एनर्जी W बराबर mgh है। लेकिन यह किया गया कार्य आपके गुरुत्व के यानी कि गुरुत्व के अपोजिट है, ठीक है। तो ये कार्य ही उसका एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी E बराबर mgh, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी स्प्रिंग, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है।
यानी कि स्थितिज ऊर्जा, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा किसकी, स्प्रिंग, ठीक है बेटा। ठीक है, अब देखिए माना कोई पॉइंट है या कोई खंभा है, इससे स्प्रिंग को बांध दिया मैंने, ठीक है, इससे स्प्रिंग को बांध रखा है, ठीक है, स्प्रिंग को बांध रखा है। अब स्प्रिंग से m द्रव्यमान का कोई पिंड, एक सिरे पे तो उसको बांध दिया मैंने स्प्रिंग को, ठीक है, दूसरे सिरे पे मैंने m द्रव्यमान का पिंड इससे बांध दिया, ठीक है, इससे बांध दिया। अब स्प्रिंग को खींचा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, स्प्रिंग को खींचा जा रहा है, ठीक है। जब स्प्रिंग को खींचा जा रहा है तो इसकी पोजीशंस पहले ए थी और तो फिर ए यानी कि पोजीशंस क्या हो जाती है इसकी, ए हो जाती है, ठीक है। माना ए खींचा गया है और m द्रव्यमान का पिंड, तो इसकी जो डिस्टेंस यानी कि जो वृद्धि हुई है इसकी पोजीशंस में, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो एक तरह से क्या हुआ, x हुआ है, यानी कि स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो x है, ठीक है। लेकिन जब आप जानते हो स्प्रिंग को एक तरफ से हम खींचते जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ भी एक फोर्स कार्य करता है जो उसकी साम्य स्थिति यानी जो पोजीशन है उसी में उसको लाने की कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं रीस्टोर फोर्स या प्रत्यान बल, ठीक है, ठीक है, यानी कि वह उसको उसकी साम्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखिए माना कोई स्प्रिंग है जिसको किसी एक सिरे से बांध दिया है और दूसरे सिरे पे m द्रव्यमान का पिंड के द्वारा जब उसको खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में यदि x वृद्धि होती है, क्या लंबाई में x वृद्धि होती है, तो आप देखिए, और यदि स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक k है, स्प्रिंग नियतांक k है, क्या है, स्प्रिंग नियतांक k है, तो कार्य किया गया बल उसके द्वारा विस्थापित दूरी के, ठीक है, यानी कि कार्य किया गया बल उसकी दूरी के अनुपाती होता है। लेकिन ये दूरी क्या है बेटा, उसको दोबारा उसी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस में x, क्या, क्योंकि ये प्रत्यान बल है, यानी कि जो उसको साम्य स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। प्रत्यान बल उसकी किसकी दूरी के अनुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए F प्रोपोर्शनल, F बराबर क्या हो गया बेटा, माइनस के kx हो गया, ठीक है। इतना है, इतना याद रखिए, इस जो मैं बताया, यानी कि जो फोर्स कार्य कर रहा है तो वो उसकी दूरी के अनुपाती होता है, लेकिन किसके, माइनस साइन के, क्योंकि जो डिस्टेंस है आपकी, जो लंबाई वृद्धि हुई वो दोबारा से वापस होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो F इक्वल टू माइनस के kx। अब W बराबर क्या होता है बेटा, बी नो डेट, अब इससे पहले एक लाइन लिख दीजिए, सपोज यदि स्प्रिंग के द्वारा यदि फोर्स लगाकर यदि उसकी लंबाई वृद्धि माना dx होती है, क्या होती है, लंबाई में अति सूक्ष्म वृद्धि dx होती है, क्या होती है, dx, यानी फोर्स लगाने पर उसकी लंबाई वृद्धि यदि dx होती है, ठीक है। तो W बराबर क्या हो गया बेटा, f dx, और इसको बोलते हैं dw, क्या बोलेंगे बेटा, dw, यानी किया गया कार्य भी बहुत सूक्ष्म है और लंबाई वृद्धि बहुत कम है, तो dw बराबर f dx हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन ये किस में होगा बेटा, माइनस में होगा, क्यों, मालूम है ना आपको, ठीक है। अब देखिए dw बराबर माइनस f बराबर माइनस के kx और dx, ठीक है बेटा। तो dw बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ से ले लें हम, dw बराबर हो गया kx dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो, है ना बेटा, इसका इंटीग्रेशन किया तो dw का w हो गया, कि इसका 0 से, माना इसकी लंबाई 0 से x में वृद्धि होती है, ठीक है, kx dx, ठीक है। तो इसको क्या किया, w बाई के s स्क्वायर बाई 2, तो किया गया कार्य ही उसकी स्प्रिंग ऊर्जा होती है, तो E बराबर
के एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, चलिए, तो के बराबर ई बराबर क्या आ गया, के एस स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब इसके बाद टॉपिक से बनता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। देखो बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है आपकी, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाकर उसे d दूरी विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन के बराबर होती है। यानी कि गतिज ऊर्जा में, यानी कि किसी वस्तु पर यदि F बल लगाकर, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाकर उसकी दूरी में d दूरी में विस्थापित किया जाता है, यानी d दूरी विस्थापित की जाती है तो किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। इतना समझ में लो, यानी W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जस्ट मिनट बेटा, एक मिनट। चलिए देखिए, माना कोई m द्रव्यमान का पिंड है। पिंड क्या है? m द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक गति यानी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी, अंतिम गति, अंतिम वेग v है। ठीक है, प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। ठीक है, और विस्थापित दूरी क्या है? ds। ठीक है, तो आप जानते हो W बराबर बेटा क्या होता है? F इंटू ds, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब ds माना है तो dw इसको मान लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए F बराबर क्या होता है बेटा? ma और ds। और जब dw का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? देख बात, W हो जाएगा और ma बराबर क्या होता है बेटा? a बराबर होता है dv अपॉन dt। ठीक है, तो ma बराबर वैल्यू रख दो एक ही, dv अपॉन dt और ds। जी आपने रख दिया, समझ में आ गया बेटा? अब देखिए m, इसको ऐसे लिख लो dv और ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt क्या हो गया बेटा? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय क्या होगा? v हो गया, यानी वेलोसिटी हो गई आपकी। तो m, इसको लिख लो v dv और v, तो इसको इधर लिख लो mv dv। ठीक है, और ये w बराबर, या यहाँ भी dw रहने दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक, dw बराबर, ठीक है बेटा, इतना dw बराबर mv dv। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, यानी पहले स्पीड क्या थी? 0 थी, बाद में स्पीड उसकी कितनी हो गई? v हो गई। तो ठीक है भैया, इसका इंटीग्रेशन करोगे w हो जाएगा और m, इसको ले लीजिए, पहले u था और बाद में v हो गई, और ये dv और ये b। ठीक है,
m, इसका इंटीग्रेशन करोगे बी स्क्वायर बाई 2 और ये u और b, तो क्या हो गया, सॉल्व करोगे m बी स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर पहले ले लिया फिर माइनस के यू स्क्वायर बाई 2, तो ठीक है इसको खोल दीजिए, तो w बराबर क्या होगा, m बी स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि किया गया कार्य उसकी काइनेटिक एनर्जी में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एम बी स्क्वायर बाई 2 भी काइनेटिक एनर्जी है और एम यू स्क्वायर बाई 2 भी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसमें होने वाले परिवर्तन ही काइनेटिक एनर्जी, वो सॉरी किया गया कार्य उसकी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक छोटा सा टॉपिक्स और है, रेखी वेग, वेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, गतिज ऊर्जा में संबंध, ऊर्जा में संबंध। ठीक है, वी नो डेट को जानते हैं हम, इसको इंग्लिश में लिख लो, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए वी नो डेट हम क्या जानते हैं, के बराबर क्या होता है बेटा, 1/2 एम बी स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है ना। तो ऊपर नीचे में m का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो k बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर, एक m का मल्टीप्लाई किया और एक m का डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, k बराबर 1/2 एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम। ठीक है, बी नो डेट इफ बी, सीधे लिख लो, हम जानते हैं कि बी नो डेट, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है बेटा, एम बी मास इंटू वेलोसिटी, P बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो K बराबर क्या हो गया, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, P का स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, स्क्वायर हो गया ना, एम बी के स्क्वायर लिख दिया इसको हमने, तो एम बी का स्क्वायर P हो गया, तो K बराबर क्या हो गया, P स्क्वायर अपॉन 2m। P की वैल्यू निकाल, P करोगे तो क्या होगा 2m, अंडरवुड के 2km या K बराबर P स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, चलिए ये लगभग टॉपिक्स खत्म हुआ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे हम, जो टॉपिक्स रह गए इसके। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 या 2 टॉपिक्स इसके अंदर रह गए हैं, उन टॉपिक्स को भी हम कवर कर लेंगे और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं जल्दी से आप लोगों की मैथमेटिक्स की और केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपके किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। आप लोग जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, कृपया व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपनी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स लिख के भेज सकते हैं और मैं उसको आपका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराता हूँ, जैसा कि और क्वेश्चंस को भी आपके उठाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, एक बात मेरे को बताना भूल गया था मैं, अभी मैं थोड़ा एक मिनट आपको बता देता हूँ मैं। आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे बोला था आपको इसके समांतर, यानी इसके समांतर होता है, इसलिए मैं इसको क्षैतिज बोल देता हूँ, लेकिन कायदे से ये होता है जब थीटा एंगल यूँ बन रहा है। ठीक है, तो क्षैतिज का क्या हो गया आपका, क्षैतिज कौन सा हो गया, एम जी कॉस थीटा हो गया, परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, एम जी साइन थीटा। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइए आप, बस इतना याद रखिए 2 घटकों में डिवाइड हो जाता है, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, इसलिए कन्फ्यूज मत होइए क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है बेटा, यदि इसके पैरेलल लोगे तो भैया इसको हॉरिजॉन्टल बोल दिया जाता है और इसको परपेंडिकुलर बोल दिया जाता है। ठीक है, जबकि इस तरीके से लोगे तो इसको एम जी कॉस थीटा इसके क्षैतिज घटक हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए इसमें। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।